गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय लाइव क्लास। विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। हम किसके बारे में बात करेंगे? करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो बातचीत चलता है वो एक अखबार का नाम, फिर से जो लोग नए जुड़े हैं मेरे यहाँ पे उनसे बात करूंगा मैं जो रोजाना बात करता हूँ वो हम बात करते हैं किसके बारे में? करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स मैं कहाँ से लेके आता हूँ? मैं सोर्स बताता हूँ। सोर्स जो हमारा है वो है करंट अफेयर्स का द हिंदू। भारत का महत्वपूर्ण अखबार है द हिंदू, अंग्रेजी में छपता है और ये जो अखबार है दिल्ली में छपता है और राजस्थान के कई हिस्सों में पहुंच भी नहीं पाता, और खासकर राजस्थान के हमारे डेजर्ट जैसे क्षेत्र में। लेकिन जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईएएस का हो, आरएएस का हो, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, इस द हिंदू का जो करंट अफेयर्स होता है उससे क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब बहुत सी साइट्स पे और यूट्यूब वगैरह पे तो लाइव आते हुए लोगों को इस चीज़ पे, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ के क्षेत्र पे ये चीज़ नहीं है, यानी द हिंदू का कोई एडिटोरियल लेके नहीं आता है, उनके करंट अफेयर्स की यहाँ कोई बात नहीं करता है। तो आई थॉट जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का क्या हो सके फ़ायदा। मैं भी इसको पढ़ता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में मेरा भी अच्छा रिकॉर्ड रहे, और आप भी इसको मैं आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आप जो अंग्रेजी में लिखा होता है वो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, तो मैं उसको हिंदी में सिंप्लीफाई करके आपके लिए लेके आता हूँ, करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। 7 दिन का आज हम बात करेंगे पूरा क्या क्या बातचीत हुई, क्या दुनिया में घटनाएं घटी, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो वीकली करंट अफेयर्स जैसा आपको हेडिंग में दिख रहा होगा। चलिए, एक रिक्वेस्ट, समसामयिकी कहते हैं। अब ज़्यादातर जो लोग अगर नहीं जानते आप में से, तो मैं बता देता हूँ। समसामयिकी का अर्थ होता है ऐसी घटनाएं जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में घटित हुई, यानी हमारे आसपास 1 साल के या पिछले 2 साल में जो घटित हुई है, और इन घटनाओं ने राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से या फिर जियोपॉलिटिक रूप से हमारे राज्य को प्रभावित किया हो, हमारे देश को प्रभावित किया हो, हमारे देश के लोगों को प्रभावित किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समसामयिकी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? करंट अफेयर्स। अफेयर्स का अर्थ कार्य होता है वैसे तो। अफेयर्स मतलब आज के आसपास के कार्य, उसके बारे में बात करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स का मतलब हुआ एक सप्ताह के अंदर, पीछे एक सप्ताह में क्या क्या हुआ। आज सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे को मैंने बताया था आपको, तो लास्ट सैटरडे से इस सैटरडे के बीच में क्या क्या हुआ, उस घटनाओं का हम क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। काफी अच्छी चीजें हैं हमारे पास में, जैसे आज हम टिड्डी के बारे में बात करेंगे, वो कैसे आई उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा WHO ने कुछ एक नई चीज़ लेके आया, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में, यानी हमारा जो रक्षा क्षेत्र है, उसके अंदर सरकार ने कुछ इनिशिएटिव किए हैं, उन इनिशिएटिव में क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है और आपको अच्छे से देखना है। आपके करंट अफेयर्स क्या हो जाएंगे, आसानी से यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, और आने वाले एग्जाम में कोई भी आपको सवाल मिलता है वो इन करंट अफेयर्स से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, अगर आप पूरा देखेंगे। अब शुरू करते हैं अपन फिर से। आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक आपका रहेगा, कौन सा रहेगा? लैक्टस रहेगा। लैक्टस क्या है? टिड्डी को अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैक्टस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लैक्टस है, ये टिड्डी जो है वैसे ओरिजिनेटेड भारत से नहीं हुई है, यानी इसका उद्भव हुआ है वो भारत से नहीं हुआ, इसका उद्भव अफ्रीका से हुआ है। अब अफ्रीका क्या है? अफ्रीका पहले से मैं कई बार बता चुका हूं, अफ्रीका एक महाद्वीप है। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। अफ्रीका में जो देश आते हैं, जैसे सोमालिया हो गया, मिस्र हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, या फिर और सारे जो देश हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। अब उसका ओरिजिनेट कैसे हुआ और वो क्या करती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसको हमारी भाषा में टिड्डी कहते हैं। और जो अभी आपने देखा होगा हमारे बाड़मेर क्षेत्र, राजस्थान के कई क्षेत्रों में भी आई थी, और खासकर पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ भी आने की कोशिश की। लैक्टस कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, डेजर्ट के अंदर ये ज्यादा आती है। डेजर्ट का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल। तो जहां पे हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, वो है डेजर्ट, यानी एक मरुस्थल है, और उसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। नाम याद रखना, दुनिया में अलग अलग मरुस्थलों के नाम होते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो है आपका, गुड इवनिंग जी, वेलकम टू माई लव एवरीवन, प्लीज शेयर इट वंस, ताकि ऑल। क्रिकेट भी कहते हैं, क्रिकेट वो अलग हो जाएगा सर, क्रिकेट नहीं कहते इसको आपके लैक्टस ही कहते हैं। क्रिकेट वो अलग हो जाएगा। चलिए, अब अगर आगे बात करें अपन इसमें, तो डेजर्ट हो जाएगा। थार का जो रेगिस्तान है वो सबसे बड़ा क्या है? धनी, दुनिया का सबसे धनी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहां पे पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। लेकिन हमारा मरुस्थल धनी मरुस्थल इसलिए है क्योंकि, इसका रीजन बताते हैं आपको, यहाँ पे वनस्पति ज्यादा है बाकी मरुस्थलों की तुलना में। यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा रहती है। देख लीजिए आप, राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है। इसका कुछ एरिया पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ के लोग भी रहते हैं। कुछ एरिया गुजरात का, कुछ हरियाणा और पंजाब का पड़ता है। इस मिलाकर के अपन 15 करोड़ के आसपास जनसंख्या रहती है। किसी रेगिस्तान में इतनी जनसंख्या दुनिया में नहीं रहती है। अगर आप सहारा मरुस्थल की बात करोगे, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और वहाँ पे इतने ज्यादा लोग और इतनी वनस्पति, इतना जैव विविधता नहीं पाई जाती, यानी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे इतना नहीं पाया जाता जितना हमारे यहाँ पे पाया जाता है। तो अब टिड्डी यहाँ पे आएगी तो हमको नुकसान पहुंचाएगी। रीजन क्या है? अगर किसी और डेजर्ट, सूखे डेजर्ट में जाती है, बोस एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू लाइव।
चलिए एक बार शेयर करना जरूर भूलना मत प्लीज। चलिए आगे बात करें। तो अगर हमारे डेजर्ट में ये आएगी तो नुकसान क्या पहुंचेगी, हमारे जितनी वनस्पति उसको ये क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। क्यों करेगी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से संख्या के साथ साथ इनका रिप्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, यानी ये बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, एक साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं और फिर जिस जगह से ये आए हैं वहां से आगे चले जाएंगे और इनकी संख्या बढ़ती रहती है जैसे जैसे ये क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं ये क्या होती है टिड्डी। इट्स अ ग्रास शॉपर। ग्रास शॉपर का अर्थ होता है ये घास खाने खाती है, जैसे हमारे खेजड़ी का लूंग हो गया या फिर जो आँख होता है हमारे उसके पत्ते हो गए या कोई और फसल है आपकी, कोई भी फसल है, यानी घास से संबंधित जो आसपास फसल होती है उसको क्या कर लेती है, ये खा लेती है। और जहाँ पे इनका डेरा पड़ता है, ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग जुड़े हुए मुझसे, वो जानते भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उन्हें कृषि करते हैं तो उन्हें पता है कि ये किस तरह से इनका डेरा पड़ता है। मैंने मेरी लाइफ में आज तक देखा नहीं है कि ये किस तरह से अटैक करते हैं, लेकिन हाँ मैंने जहां से स्टडी किया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ग्रास शॉपर है, घास के क्षेत्र में आते हैं और वो अटैक करके घास खा जाते हैं और ये डेंजरियस पेस्ट है। पेस्ट का अर्थ होता है एक तरह के कीड़े जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो क्या करते हैं पूरी की पूरी फसल को एक बार किसी क्षेत्र पर बैठ गए तो पूरी की पूरी फसल को क्या कर लेते हैं, सफाया कर लेते हैं। उससे किसानों को बहुत ज्यादा क्या उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ रहा है। माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी का मतलब है ये हमारे देश में नहीं पाया जाता है, दूसरी जगह से माइग्रेट होकर आते हैं। माइग्रेट का अर्थ आप कह सकते हो प्रवास होकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाँव में रहते हो और आप किसी काम करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए आप शहर चले गए, ये क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, प्रवास हो गया। वैसे कि वैसे ये यहाँ की नहीं है, अफ्रीका की है और वहां से क्या होती है, माइग्रेट होती है। और खासकर कौन सी मौसम में, गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में क्या होती है, जो हवा होती है वो एशिया की तरफ होती है, अफ्रीका से एशिया की तरफ हवा चलती है, एशिया जिसमें हमारा देश पड़ता है, ठीक है, दक्षिण एशिया में। तो ये हवा के साथ साथ इस क्षेत्र में क्या होती रहती है, आती रहती है। और पहले जो अफ्रीका से आएगी, अफ्रीका से भूमध्य सागर के क्षेत्र में आएगी, भूमध्य सागर के बाद में जो क्षेत्र पड़ता है आपका सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, ये जो क्षेत्र पड़ते हैं इस तरफ, फिर पाकिस्तान में आएगी और पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र में आएगी। सिंध से फिर कहाँ पे आएगी, सिंध का जो पास में लगा हुआ क्षेत्र हमारा राजस्थान पड़ता है तो राजस्थान में आएगी। और फिर राजस्थान के आसपास के एरिया में अभी हमारे इससे आई है, इससे 15 जिले क्या हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। 15 जिलों में इसका क्या हो चुका है, प्रभाव हो चुका है। राजस्थान सरकार क्या कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार क्या कोशिश करेगी, इसी बात करेंगे। ये दो तरह पर अटैक हो गया, आप समझिए। एक ओम्फान करके तूफान आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ, मैंने आपको बताया था कल, जो बंगाल की खाड़ी में, वो किसको प्रभावित करेगा, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, उस क्षेत्र के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ये टिड्डी इधर से आ गई, ये किसको करेगी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के आसपास के राज्यों को। ऊपर से कोविड-19 सब जानते हैं। देखिए इन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारा देश किन चीजों से प्रभावित है और किस तरह से सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। चलिए तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये माइग्रेटरी है, दूसरे देशों से आती है। बहुत हाई रेट की क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, प्रजनन दर, यानी इनके बच्चा पैदा करने की दर बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। इंसेक्ट है, ग्रॉस सफर है शायद, हाँ ग्रॉस सफर है, यानी ग्रास का मतलब घास होता है, सफर यानी बहुत जल्दी खा लेती है। और रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि एक जगह जहां पे बैठ गई उतनी की उतनी संख्या में और बच्चे पैदा कर देते हैं, तो वो कीड़ जहां पे वो बैठे हैं वहां से आगे और फैल जाते हैं। इस तरह से इनका क्या होता रहता है, फैलाव होता रहता है। अब एक संस्था है दुनिया की, UNFAO, यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूएन क्या है, दुनिया की एक सबसे बड़ी संस्था है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। आप एक बार शेयर कर दीजिए, काफी लोग जुड़े हैं, और लोग भी जुड़ जाएं, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ताकि और लोग जुड़ जाएं। ग्रुप्स में, पेजेस में जिससे आप जुड़े हो, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं, तो मेरे लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, बात करना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए मूलाराम जी मुंडन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब बात करते हैं, तो ये क्या होती है, बात किसकी चल रही, यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब लगभग 193 देश इसके क्या है, सदस्य। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था, मैंने एक दिन बताया भी था आपको। चलिए उसके अंदर और शाखाएं बनी हुई है। क्या शाखाएं बनी हुई, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WLO वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मजदूर संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, ऐसे बहुत सारे क्या बने उसके अंदर संघ। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं इसके अंदर काम करती है। वैसी एक संस्था काम करती है जिसका नाम है UNFAO, यूनाइटेड नेशंस फूड। फूड का अर्थ क्या होता है, भोजन। एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या हुआ, संस्थान। ये संस्थान ने अभी एक रिपोर्ट दी है, या इन्होंने बताया, इस संस्थान ने क्या बताया कि ये जो टिड्डी है, ये जो लैक्टस है, ये क्या करेगा, हमारी दुनिया के लिए फूड क्राइसिस लेके आएगा। फूड क्राइसिस का अर्थ क्या होता है, दुनिया के सामने जो भोजन संबंधी समस्या हो जाएगी, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में अभी खेती हुई है या खेती होने वाली है या हो चुकी है, तो वहां के अगर
फसल पे, वहां के क्रॉप्स पे इसका अटैक होता है। तो ये अटैक क्या करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, और फिर जब अटैक होगा तो पूरा उत्पादन क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा। और जब उत्पादन नहीं हो पाएगा तो दुनिया के सामने क्या आ जाएगा, फूड क्राइसिस आ जाएगा। वैसे भी आ चुका है काफी, क्योंकि कोविड-19 है, लॉकडाउन है, तो एक जगह जहां पे फूड था उसका डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो। डिलीवरी का मतलब होता है जितने हमारे ट्रक्स वगैरह थे या जितने मालगाड़ी से जाता था वो सारा प्रभावित है। ऊपर से क्या हुआ, इससे क्या होगा, जब लैक्टस खा जाएगी इसको, टिड्डी इसको खा जाएगी तो और ज्यादा। ये किसने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी आपको बताऊंगा वो दुनिया के बड़े बड़े देशों द्वारा कहा गया है, या बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा, या जो बड़े बड़े अखबार में आता है वो है। ठीक है, आप फैक्ट के बारे में आपको क्या नहीं होना है, कंसर्न नहीं रखना है कि भाई ये जो फैक्ट बता रहे हैं सही है नहीं, यू कैन चेक इट आउट ऑन योर गूगल। चलिए, तो उन्होंने क्या किया, ये बिगेस्ट थ्रेट है दुनिया के सामने, क्या हो सकती है। चलिए, भारत चौधरी जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, अब आपका स्वागत है, एक बार फिर शेयर करिए। हाँ, एग्रीकल्चर की जानकारी दे रहे हैं वो क्या, हाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो टिड्डी का हमला हुआ है उसके बारे में जानकारी। चलिए, एक बार शेयर जरूर करने का आपका। चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये कब आई थी, जुलाई 2019 में, सॉरी जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 में कहां पे आई थी, अफ्रीका में आई थी। वहां से 2019 की बात हो रही है, वो 2019 से लेकर अभी 2020 चल रहा है, मई चल रहा है 2020 का, अभी फैल रही है। ये इसका ओरिजिनेटेड आपको बताते हैं ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न किसे कहते हैं, देखिए 4 दिशाएं होती है, अगर आप कभी मैप देखा है 4 दिशाएं होती है। मैप को आप सही रखिए, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जैसा बोर्ड है मेरे साथ मान लो आप, तो इसके ऊपर जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्थ है। अगर आप जाओगे सीधे, ये क्या हो जाएगा आपका साउथ, और पश्चिम, और फिर क्या हो जाएगा पूर्व। जो अंग्रेजी में इनको कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को साउथ कहते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो पूर्व का हिस्सा होता है ईस्ट कहते हैं, जो पश्चिम का हिस्सा वेस्ट कहते हैं। ज्यादातर आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जहां से आपका सूर्य उदय होता है दैट इज ईस्ट अंग्रेजी में। ठीक है, जहां अस्त होता है पीछे की तरफ, वो क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा साउथ, लेफ्ट हैंड साइड यानी आपका जो बायां हाथ काम करता है वो हो जाएगा नॉर्थ। तो ईस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्ट क्षेत्र से आई है। वहां कुछ देश हैं जैसे सूडान, केन्या, सोमालिया, या वहां पे उन देशों में उत्पन्न हुई। उसके बाद में एशिया में आती है। एशिया में कौन से एशिया में, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में। भारत कौन से एशिया में पड़ता है, ध्यान रखना, भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है। इंडिया इन साउथ इंडिया, लाइज इन साउथ इंडिया। ये कहां पे आई पहले, तो ईरान में आई, सऊदी अरेबिया में आई, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात करके एक देश है, जिसको आप कहते हो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, वो देश है वहां पे। उसके बाद ईरान, फिर इराक में, फिर आपके ओमान में, और इस तरह से आगे बढ़ी, और फिर आगे पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, सिंध क्षेत्र में। और फिर कहां पे आ गई, भारत में आ गई, राजस्थान में आ गई। इसमें क्या होगा, ये बहुत ज्यादा क्या नुकसान रहेगा। अब सरकार क्या कर रही है वो थोड़ा सा आपको बता दें। इसको लेके, इस लैक्टस को लेके सरकार ने एक संस्था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी हमारा जो कृषि मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, कृषि जो मंत्रालय है, उसने एक संस्था की स्थापना की है, और उस संस्था का नाम है उस संस्था का नाम आपको बता देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैक्टस। यानी किसके खिलाफ काम कर रहा है, इस लैक्टस के, टिड्डी का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। थैंक यू ईश्वर, आपने दी, ये मुझे मालूम नहीं था, मैंने नहीं देखा था, तो आपने दिया, अच्छा ये अच्छी बात है। इन्होंने बताया सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। ये टिड्डी का क्या है, लैक्टस का क्या है, आपका साइंटिफिक नेम है। आई एम नॉट बिलोंगिंग टू द साइंस, सो आई फॉरगॉट दैट टू रिकॉल दिस, सॉरी फॉर दैट। चलिए, अब इसको पहली बार लास्ट इन 1993 में इस प्रकार का हमला हुआ था भारत में। 1993 में इस तरह का टिड्डी का हमला हुआ, तब तो हम थे भी नहीं शायद, लेकिन जो लोग थे उनको पता होगा कि कितना घातक होगा। और फिर 2020 में 19 में ये क्या आई है, वापस आई है। तो इसके बारे में क्या चल रही है, बात चल रही है। जोधपुर में इसका क्या है, लैक्टस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। लैक्टस वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब चेतावनी देने वाला ऑर्गेनाइजेशन संस्था। कहां से काम करती है, हमारे जोधपुर जिले से काम करती है। अब सरकार ने क्या किया है, इसको लेकर के स्प्रे करने का क्या दिया है, ऑर्डर दिया। अभी आपने देखा होगा कैलाश जी, जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बाड़मेर जैसलमेर से, उन्होंने भी बताया होगा कि किस तरह से वो क्या होने वाला अभी यहाँ पे। वो हमारे कृषि मंत्री है, लेकिन ध्यान रखना कृषि मंत्री कैसे, राज्य कृषि मंत्री। देखो, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक क्या होता है स्टेट मिनिस्टर होता है, एक सब मिनिस्टर होता है। तो कैलाश जी क्या है, स्टेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री है। जब वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो जब क्या होते हैं, अब्सेंट होता है, तब ये क्या काम करते हैं। बहुत अच्छा, हमारे लिए गर्व की बात होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक व्यक्ति क्या है वहां पे हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी दिस। चलिए, जो लोग अभी नहीं जुड़े प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार आप शेयर कर दीजिए और लोग जुड़ जाएं। राहुल गोरेशिया, जसराज जी, लुका, भगाराम जी, थोड़ी एवरीवन वेलकम इन माय लाइव। चलिए, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान रखना। आप क्या, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, इसका स्प्रे चल रहा है ट्रैक्टर्स वगैरह के माध्यम से, ताकि इसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। लेकिन ये ऐसी चीजें होती है जो प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र में आती है। टिड्डी भी किसके अंदर, देखो दो तरह की, एक कृत्रिम आपदा होती है जो मनुष्य द्वारा क्या की गई हो, पैदा की गई हो। एक होती है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर हमारे हाथ में नहीं होता है,
इट वॉज कंडक्टेड बाय नेचर, यानी प्रकृति जिसको कंडक्ट करती है उसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। जैसे ये तूफान आ गया इम्फॉन, ये जो साइक्लोन आया, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। ये टिड्डी आएगी, इट इज आल्सो अ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हुआ है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हम इसको क्या कर सकते हैं, रोकने की क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो हमारी सरकार, हमारा जो विभाग होता है, इसके लिए एक विभाग काम करता है। पहले भी मैंने कई बार आपको मेंशन किया, उसका नाम NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, संस्था है जो काम करती है। राज्य स्तर पर इसके ऐसा एक और संस्था होती है, SDMA कहते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं। जिले स्तर पर एक संस्था होती है जिसको कहते हैं DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये तीनों लिंक होते हैं, तीनों जुड़ करके काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होगा, फिर स्टेट लेवल पे काम होगा, उसके बाद किस पे काम होगा, आपके नेशनल लेवल पे काम होगा। ये पूरी संस्थाएं जुड़ी होती है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। चलिए, ये तो बात थी टिड्डी के बारे में, और आपको भी ध्यान रखना, आप कंसर्न रहना है। हमारे क्षेत्र में भी अगर ये आती है, अभी तो लोग जो हमारे खेजड़ी पे, क्योंकि अभी तो फसल नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने फसल उगा रखी है उनको नुकसान पहुंचा सकती है। अभी हमारी फसल आने भी वाली है, हो सकता है ये कुछ महीनों बाद आए, तो हमारा जब खरीफ का फसल होगा बारिश के बाद में जुलाई अगस्त में, तब भी आ सकती है, तब भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इस चीज़ को नहीं लेके आए, नेचर इस चीज़ को हमारी तरफ। ऑलरेडी कोविड से क्या है, हमारा देश प्रभावित है, उधर उम्फान आ गया, उससे प्रभावित है, तो वी होप इट विल नॉट कम टू इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और खासकर हमारे क्षेत्र में नहीं आएगी। अभी तक जिन क्षेत्रों में आई है, कुछ क्षेत्रों में आई है, तो हम होप करते हैं वहाँ का लोग उससे सर्वाइव कर जाएंगे। चलिए, काफ़ी नुकसान पहुंचाती है किसानों को। जिन किसानों ने खेती कर रखी होती है, पूरा 4 से 5 लाख रुपए खर्च करते हैं अगर वो ये खेती करते हैं, जायद की खेती, पीछे वाली खेती की, इसको जायद की खेती। 3 तरह की फसल होते हैं, आपको पता है, खरीफ की फसल, रबी जो हम सर्दी में उगाते हैं, इसके बाद जो मार्च अप्रैल के आसपास जो हम उगाते हैं, जो जिसमें सब्जियां वगैरह, ककड़ी वगैरह ये उगती है, तो उसमें क्या है, उसमें जायद की फसल है, उस जायद की फसल को क्या पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, नया टॉपिक आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये टिड्डी वाला मामला यहाँ पे खत्म करते हैं, एक बार शेयर जरूर करना। चलिए, एक अब बात करते हैं, पीछे आपने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को देखा होगा, उन्होंने घोषणाएं की। किस बात की घोषणा की थी, डिफेंस सेक्टर में उन्होंने कुछ क्या लेके आए हैं, बदलाव लेके आए। डिफेंस क्या होता है, डिफेंस का अर्थ होता है रक्षा। डिफेंस का अर्थ होता है रक्षा। रक्षा मतलब हमारे देश की रक्षा के लिए 3 तरह की सेनाएं काम करती है हमारे देश में। और डिफेंस 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल डिफेंस, एक होता है एक्सटर्नल डिफेंस। इंटरनल डिफेंस का अर्थ होता है जो हमारे देश के अंदर डिफेंस रक्षा करनी है, हमारे जनता की, आम जनता की, वो कौन करती है, पुलिस करती है। ये काम पुलिस का है, और प्रत्येक राज्य की क्या है, अलग अलग पुलिस होती है। जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एवरी स्टेट हैज अ पुलिस, उसका पुलिस फोर्स होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब एक्सटर्नल डिफेंस क्या होगा, उसमें हम पुलिस को अडॉप्ट नहीं कर, वहां ले जाके पुलिस को नहीं लगा सकते। वहां कौन काम करेगी, हमारी आर्मीज काम करेगी, हमारी आर्म्ड फोर्स काम करेगी। आर्मी अलग है, आर्मी का अर्थ होता है थल सेना। आर्म्ड फोर्सेस, आर्म फोर्सेस का अर्थ होता है हमारी तीनों सेनाओं को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, वो क्या करती है, हमारे बॉर्डर को क्या करती है, डिफेंस करती है। जैसे BSF, इसके अलावा ITBP, CRPF, ये ऐसी संस्थाएं होती है जो हमारे देश की क्या करती है, बॉर्डर पे जब शांति हो। अभी बताते हैं आपको थोड़ा, 3 सेनाएं होती है, जैसे आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। एयरफोर्स का मतलब हुआ जो हवा के माध्यम से हमारे देश की रक्षा करे। नेवी जो वाटर यानी ओशियन वगैरह में, जो समुद्र वगैरह होते हैं, उनमें हमारी देश की रक्षा करे। आर्मी दैट इज ऑन लैंड, यानी हमारी जमीन के ऊपर, थल के ऊपर। अब कोई वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तब क्या होगा, ये तीनों सेनाएं मिलकर के करेगी। कौन, आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। ये तीनों, एयरफोर्स हवा से मार करेगी, आर्मी जमीन से और बॉर्डर से, और इसके अलावा जो हमारा नेवी होगा वो वाटर से करेगा। ये तीनों मिलकर काम करते। लेकिन जब शांति काल हो, यानी कोई युद्ध नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा हमारा किसी देश के साथ, तब आर्मी डिप्लॉय नहीं की जाती, किसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, तब BSF को लगाया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कहां पर, जहां पे जम्मू कश्मीर का एरिया है, और हमारे बाड़मेर, जैसलमेर या फिर राजस्थान में जो पाकिस्तान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, उसमें, और जम्मू कश्मीर के साथ हमारी जो चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसमें। अब अपन जाएं अगर पूर्वोत्तर भारत में, यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उस तरफ अगर किसी देश की सीमा लगती है, वहां ITBP काम करता है, इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स होती है, वो काम करती है वहां पे। कहां पे, पूर्वोत्तर भारत में। CRPF क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जो देश के अंदर रहती है, कमांडोज होते हैं स्पेशल, और वो क्या करते हैं, जब देश में किसी राज्य में अगर किसी तरह का क्या हो गया, कंसर्न हो गया, किसी तरह का खतरा हो रहा है, तो उस चीज में CRPF को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है, और CRPF वहां पे क्या काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेज होती है, कभी डिटेल में लिख के आऊंगा, आज तो जितना मुझे मेरे दिमाग में था मैंने बताया आपको। चलिए अब इसमें बात करें डिफेंस में क्या हो। अब इसको रक्षा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका एक मिनिस्टर भी होता है, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं उसे। अभी आपको पता होगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में बात करें तो हमारे वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। आपने देखा भी होगा उनको, BRO की सड़क, मैंने पीछे एक बताया था, लिपुलेख दर्रे पे एक सड़क का क्या किया था उन्होंने, उद्घाटन किया था, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। तो उन्होंने
अभी जो एफएम थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जब घोषणा की उसमें डिफेंस सेक्टर के लिए क्या लेके आए उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, डिफेंस के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर है। वेपन का अर्थ होता है हथियार, एक्सपोर्ट का अर्थ क्या होता है, खरीदने वाला। एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अर्थ होता है आयात, यानी जब हम किसी देश से क्या करते हैं, खरीदते हैं, और निर्यात मतलब हम किसी देश को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी हम दुनिया से सर्वाधिक क्या खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं। अब यहाँ पे अभी आपको पता है आत्मनिर्भर भारत योजना आई मोदी जी की, उसमें क्या कहा गया है, हमारे देश को स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी मतलब जो चीजें हम अपने देश में बना सकते हैं। तो सरकार है भाई ऐसी लिस्ट बनाएगी डिफेंस सेक्टर में ऐसे हथियार नष्ट करें घरेलू टिड्डी का घरेलूपन। रात्रि में सूर्योदय पूर्व एक जगह एकत्रित अर्भकों और वयस्कों को आग की, वयस्कों अयस्क होंगे, आई थिंक यू वांट टू राइट अयस्क। वयस्क तो वो होते हैं जो युवा लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं अयस्क आई थिंक। आग में लपेटकर फेंकने वाले यंत्र से जलाकर नष्ट करें, हो सकता है। चलिए अब आगे बात करें। अब अगर अपन बात करें डिफेंस सेक्टर में अभी क्या होगा, इंडिजाइजेशन हो जाएगा, यानी उसका स्वदेशीकरण कर दिया। ऐसे लिस्ट बनेगी ऐसे हथियारों की जो हमारे देश में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो जरूरी होंगे वो तो हम बाहर से लाने ही हैं, वो तो बाहर से लाने, लेकिन जो हम देश में बना सकते हैं उनकी लिस्ट बनेगी और उसको क्या किया जाएगा, हमारे देश के ही अंदर बना दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, हथियार खरीदने वाला देश है, लिस्ट में पिछले 3-4 साल से रह रहा है। तो इसका मतलब हुआ हम डिफेंस में बहुत ज्यादा। कारण क्या है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। रीजन ये है हमारे पास में 2 देश हैं, पाकिस्तान और चाइना। चाइना आप जानते हो पूरी दुनिया को ऑक्यूपाई करने की नज़र में, अभी वो 2020 के बाद में ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका का टाइम गया। नाउ टाइम ऑफ चाइना, द ग्लोबल पावर विल बी द चाइना, और जहां पे पूरी दुनिया की ताकत चाइना पे मर्ज होगी, ठीक है। इस वजह से चाइना हमारे पड़ोसी है और उसके साथ हमारे रिश्ते कई बार बहुत क्या रहते हैं, खराब रहते हैं। तो इस कारण हमारे पास में डिफेंस मजबूत होना चाहिए, ताकि अगर कभी को हमारा वॉर हो भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकें। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा जो हमारे खिलाफ टेररिज्म फैलाया जाता है उसके लिए भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, इसलिए हमें इतने ज्यादा क्या करने पड़ते हैं, हथियार आयात करना पड़ता है। हमें जीडीपी का काफी हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ केयर की बजाय डिफेंस पे क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। जीडीपी का क्या होता है, अलग अलग हिस्से में से अलग अलग हिस्सा अलग अलग सेक्टर में जाता है। तो नॉर्मली जो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, इस हिस्से को एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे क्या करते हैं। इस वजह से जब कोविड-19 आए तो जो विकसित देश है वो क्या लड़ पाए, अब वो लड़ भी नहीं पा रहे, तो हम तो इतना कम करते हैं तो भी कैसे लड़ पाएंगे। इस कारण डिफेंस में हमें क्या करना पड़ा, इन 2 देशों की वजह से जो हमारे पड़ोसी देश है हमें क्या करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है और इतने हथियार। अब सरकार क्या कर रही है, अच्छा कदम है, अब हमारे देश में वो हथियार बनेंगे जो जरूरी नहीं है, जो बाहर से जरूरी वो तो बाहर से आएंगे। अब लिस्ट बनेगी इसकी और फिर क्या किया जाएगा, इसको बनाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, डिफेंस सेक्टर के बारे में। अभी एक राइटर है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा किसको, डिफेंस सेक्टर को मजबूत होने में। अभी जो क्या थी, इतने दिन पहले जो भी बनाया जाता था वो डीआरडीओ बनाता था, यानी डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वो बनाता था इसके अंदर। लेकिन अभी क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, वो भी इसमें क्या कर सकती है, सरकार के साथ में और डीआरडीओ के साथ मिलकर के वेपन्स बना सकेगी। इससे कंपनियां से आएगी तो उससे क्या होगा, आसानी से ये बनने शुरू हो जाएंगे और आसानी से क्या हो जाएंगे, इसका हमारे देश में उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये बात थी आपको ध्यान रखनी है किसके, इस चीज के बारे में। चलिए अब अपने और चीज के बारे में बात करते हैं, वो है आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है वो बताते हैं आपको। चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक नया शब्द लेके आया है, वो नया शब्द बताते हैं आपको, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का अर्थ क्या होता है, हर्ड का अर्थ होता है समूह, हर्ड का अर्थ होता है समूह। अब इम्यूनिटी का अर्थ क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी रोग होता है तो मान लो किसी को भी कोई रोग होता है तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रोग के प्रति अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं और वो क्या उसको हमारे शरीर पर प्रभाव जमाने से रोकते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में ये पाए जाते हैं, यानी जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं और जो व्हाइट जो कणिकाएं होती है उसमें ब्लड सेल्स होती है उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, WHO ने कहा है कि जो लोग अभी क्या हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, यानी अभी क्या हुआ, कम्युनिटी स्प्रेड फैला। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब हुआ कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं पे गए ही नहीं, फिर भी उनको कोविड हुआ और कुछ दिनों बाद उसको सही हो गया, पता ही नहीं चला कि उसको कब कोविड हुआ, कब सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, यानी वो शरीर के अंदर ऐसी उनके क्षमताएं हैं कि वो कोविड से लड़ सकते हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि जो इन लोगों का ब्लड है उसको हम लेते हैं और बाकी लोगों में इसको इम्प्लांट करते हैं, ताकि और फिर क्या करते हैं, लोगों को
मजबूत करते हैं ताकि ये क्या कर सके, अपने आप लड़ सके। और ऐसा तो हो नहीं सकता, अब दुनिया कितने दिन लॉकडाउन रहेगी, 4, 5, 6 महीने लॉकडाउन में नहीं रह सकती है। इस कारण इस शब्द को क्या किया गया, लाया गया है, किसके द्वारा, इसके WHO द्वारा। और WHO वगैरह सभी संस्थाओं ने ये बता दिया है कि जब तक क्या नहीं आ जाती, इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक क्या नहीं हो सकता, हम इस कोविड-19 से नहीं निजात पा सकते हैं। इसीलिए उससे निजात पाने का एक ही तरीका हो सकता है, हम हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाएं। लेकिन इसको उन्होंने क्या किया है, इस चीज को, हाँ हिंदी में आप प्रतिरक्षा कह सकते हो, हाँ सही है, जो कई बार वर्ड्स होते हैं तो नहीं आते हैं, तो वो आपका हेल्प कर सकते हो। चलिए, उसमें ये जो हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसको एक खतरा बताया उन्होंने कहा, एक तो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा। जैसे हम लोगों को छोड़ देंगे, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी तो लोग अगर बीमार होते हैं तो वापस क्या आने की संभावना रहेगी, हॉस्पिटल ओवरवेम हो जाएंगे, ज्यादा भर जाएंगे, तो उससे नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा क्या हॉस्पिटलाइज होंगे तो फिर उनको संभालना, सरकार के लिए खर्चा करना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाएगा। चलिए आगे अब बात करेंगे नया सेक्टर के बारे में, नई चीज़ के बारे में। अभी WHO ने क्या किया है, WHO के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि इन्होंने चाइना का साथ पक्ष दिया, जो उनके मुखिया थे उनके ऊपर भी सवाल उठे, क्योंकि जो टुंडोस थे उन पे ये सवाल उठे कि वो अफ्रीका से हैं और चाइना ने सपोर्ट करके उनको प्रमुख बनाया। अभी आपको एक चीज़ और ध्यान, WHO का एक संस्था है WHO, उसमें हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वो मुखिया बन गए और अगले 3 साल तक वो हमारे WHO को क्या करने वाले हैं, लीड करने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है कि कौन लीड करेंगे। मैंने एक दिन बात भी की थी इसके बारे में, अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे क्या है हेल्थ मिनिस्टर, उनको बनाया गया 3 साल के लिए, वो लीड करेंगे, इंडिया लीड करेगा उसको। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ये क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये एक रेगुलर प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कोई नई चीज होगी, ऐसा नहीं है, रेगुलर प्रोसीजर होता है। अलग अलग देशों का अलग अलग क्या आता है, टर्म आता है, कार्यकाल आता है। तो उसी काल में, उसी दौरान भारत का कार्यकाल कब आया, 2020 में आया और 2023 तक भारत क्या करेगा, इसके ऊपर कार्य करेगा। तो इस वजह से आपको इसको रेगुलर प्रोसीजर मानना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। तो ये एक रेगुलर प्रोसीजर है। चलिए अब बात करते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर क्या हुआ है। एक एक्ट के बारे में आपको बात बताऊंगा। एक एक्ट होता है जिसका नाम है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, 1955 का एक्ट है जिसका नाम क्या, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसेंशियल का अर्थ होता है जरूरी, कमोडिटी का अर्थ होता है वस्तुएं, एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम। ये 1955 में है, किस चीज के लिए है, तो ये जो एक्ट है, ये जब कभी भी किसी भी प्रकार का क्राइसिस आ जाता है, क्राइसिस का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, तब क्या होता है, नॉर्मली चीजें जो मार्केट में होती है वो किसी एक चीज की बहुत ज्यादा मांग हो जाती है, एक या कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी बहुत ज्यादा मांग होती है, और जो हमारा मार्केट होता है वो उस चीज की रेट को बढ़ा देता है एकदम से। जैसे कोविड-19 आया शुरुआत में, आपने देखा होगा मार्च में या फरवरी में जब आया था, तब मास्क जो हमारे चेहरे पे लगाते, उसके जो 5 रुपए में या 7 रुपए में जो मास्क मिलता था, 30 to 35 एंड कई बार तो 60 से 70 रुपए देने पड़ते थे अपने को। तब क्या हुआ, मास्क इसेंशियल कमोडिटी नहीं था, क्योंकि इतने साल हमारे पीछे जो इतिहास देखें अपन, तो क्या हुआ, मास्क को क्या नहीं किया गया था, जरूरत नहीं पड़ी, इतना ऐसा कोई संक्रमित बीमारी नहीं आई थी कि मास्क को बनाया जाए। तब हाथों हाथ सरकार ने क्या किया, उस मास्क जो वस्तु है इसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल किया, यानी जो जरूरी चीज होती है उसमें शामिल किया। तो उससे क्या हुआ, इस जरूरी चीज में शामिल करने से क्या होता है, सरकार इस एक्ट में कोई भी चीज आ जाती है तो उससे क्या होता है, ये चीज का मार्केट वैल्यू को सरकार क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। नहीं तो कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो निजी क्षेत्रों में दे दी जाती है और उसकी रेट को फिक्स करना भी किसके पास में होता है, निजी क्षेत्र के पास में हाथ में होता है। इस वजह से इस बार क्या हुआ, ये मास्क जो था इसको इसेंशियल कमोडिटीज में, अभी 2019 में जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इसेंशियल कमोडिटी में ले जानी जरूरी हो गई। क्यों जरूरी हो गई, क्योंकि अगर आप इसको इसेंशियल कमोडिटी में नहीं लेके जाओगे तो इसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा और लॉकडाउन में इस मार्केट प्राइस पे लोग उस चीज को खरीद नहीं पाएंगे। और आज के लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण। ध्यान रखिए, पहले डेमोक्रेसी का अर्थ अलग होता था, लोकतंत्र का अलग होता था, अर्थ होता था जनता की सरकार, पहले यह होता था, या लोगों की सरकार कहते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल इसका मीनिंग होता है लोक कल्याण की सरकार, यानी सरकार कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या कर सकती है, भला कर सकती है। उदाहरण देखिए, अभी उम्फान आया कि नहीं आया, पहुंचा ही नहीं था पश्चिम बंगाल, हमारे प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल गए, एरियल सर्वे किया यानी हवाई सर्वे किया, फिर हमारे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर से, चाहे वो आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हो नवीन पटनायक हो, या फिर आपके पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो जिनका नाम है ममता बनर्जी हो, बनती भी नहीं है। देखिए
हमारे देश का, ये सुंदरता है हमारे देश की। देखो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में आप बहुत ज़्यादा नोक-झोंक देखिए, भाषणों वगैरह में भी देखा होगा, लेकिन अब देखिए जब आपदा आती है तब हमारे नेता क्या करते हैं, एक जगह आती है। ये चीज़ होनी चाहिए जो हमारे देश को बहुत अच्छा बनाती है, यूनिक बनाती है बाकी देशों से। तो 1000 करोड़ की उन्होंने क्या की घोषणा की, पैकेज की घोषणा की। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया, फिर सरकार उसकी प्राइस को रेगुलेट करेगी और सरकार उस प्राइस को आगे बढ़ाएगी। चलिए इसको क्या होगा, इससे हमारा मार्केट प्राइस नहीं बढ़ेगा और उसको हमको यानी हमारे जो कंज्यूमर है, हमारी जो जनता, उस तक क्या पहुंचती है, ये चीज अच्छे से सही चीजें पहुंच रही है। अब इसमें समस्या क्या आ रही है, जो हमारे व्यापारिक जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार हमारी नॉर्मली क्या मानसिकता होती है कि भाई व्यापारी वर्ग नुकसान उठाए तो उठाए, हमको क्या होना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए हमेशा, ये सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। देखिए व्यापारी वर्ग अगर पैसा इन्वेस्ट करता है, वो अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, उसका फायदा हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, उससे हमारा फायदा होता है। चीज जैसे आप मान लो मार्केट में गए, आपके पास में बाजरा है, 20 बोरी बाजरा है, आप मार्केट में लेके गए, ठीक है। अब मार्केट में जो चीज है उसकी वैल्यू कम है, तो क्या आपको फायदा होगा उस चीज से? नहीं होगा, नुकसान होगा। अब मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है तो किसान को भी फायदा पहुंचेगा इस चीज का। अब इसेंशियल कमोडिटी को उसमें डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन करेगा, वो चीज बेचने जाएगा तो प्राइस रेट क्या होगी, फिक्स होगी। तो व्यापारी वर्ग को इसको क्या होता है, नुकसान होता है। और व्यापारी वर्ग ने यह कहा किसान वर्ग को इससे क्या होगा, कुछ चीजें हैं जिनको क्या किया गया, शामिल किया गया, जैसे दालें हैं, कुछ खाद्यान्न पदार्थ हैं जिनको क्या है, कुछ तेल जो हमारे खाद्यान्न तेल होते हैं, वो जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल, इनको भी इसमें शामिल कर लिया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो चीजें किसान पैदा करेगा और किसान जब उत्पादन करके वापस बाजार में लेके आए तो उसको भी नुकसान होगा और हम व्यापारी वर्ग को भी नुकसान होगा। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा होता है कि एसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है, सरकार जब तक क्राइसिस है, जब तक हमारे ऊपर संकट है, तब तक उसको किस में रखेगी, उस एक्ट में रखेगी। बाद में इस चीज को बाहर निकाल देगी, यानी बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा कि वो इस चीज पे क्या कर सकती है, वैल्यू बढ़ा सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया, 1955 में। अभी सरकार ने कुछ दालों को, कुछ खाद्यान्न पदार्थों को, कुछ तेलों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखना है, नशे को नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसेंशियल कमोडिटी में जो अभी आपने क्राइसिस देखा है, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का क्राइसिस देखा होगा आपने, 80-80 रुपए, 100-100 रुपए एक बंडल के लगते हैं, बहुत मुश्किल होता है ना। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों की महंगाई होगी, लेकिन सरकार ने उसको इसेंशियल कमोडिटी में रख दिया तो वो डाउन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया है, क्योंकि नशे पे अभी सरकार क्या करी, अच्छा काम करी। और आपको ध्यान रखना है, खासकर जो युवा, अब बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उन्होंने अगर शुरू कर दिया है तो वी कैन नॉट, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि छोड़ दो, अगर उनको बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, उनको ऐसा नहीं कर सकते अपन कि उनको उनके हालत पे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने लत पड़ गई तो पड़ गई, हमारे माता पिता होते हैं तो उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनका हमें, अगर वो बीड़ी वगैरह मांगते हैं तो देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो युवा है, यूथ है, उसके लिए एक मैसेज बनता है यहाँ पे कि ये जो बीड़ी 20 रुपए मिलती थी, या सिगरेट जो पहले सस्ता मिलता था, 1-10 रुपए का मिलता था, अब बहुत क्या हो गया, मुश्किल मिलना शुरू हो गया। अगर आप एक बार इसकी आदत डाल दोगे, कभी क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं, फिर आपकी बहुत महंगी हो जाएगी, फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है इस पैसे को आप बचाइए, एजुकेशन पे लगाइए और किसी सेक्टर पे लगाइए। आप एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति से पूछिए तो उस चीज से वो ऊपर से आपको बताए, कहीं टीवी पे जहां पे भी ऐड आता है, ये आपके लिए नुकसानदायक, आप मर रहे हो, आप इससे मर सकते हो, फिर भी हम मौत की तरफ जाते हैं। इसलिए इन चीजों को हमें अभी आप अब समझिए इसका महत्व कि कैसे एक चीज जो नशा है वो महंगा हो सकता है जब क्या आता है, क्राइसिस आता है। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, और चीज जो थी अपने डिफेंस सेक्टर की बात हो गई, इसके अलावा अपने हर्ड WHO के बारे में बात कर ली अपन ने, इसेंशियल एक्ट हो गए। अब और बात किसके बारे में बची है वो बात देख लेते हैं एक बार। चलिए स्पेसिफिक क्षेत्र, अच्छा हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे एक छोटी सी बात है वो बता देते हैं। चलिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। अब आपको बताए सुप्रीम कोर्ट होता है एक ही, दिल्ली के अंदर है। एस बोबडे यानी शरद अरविंद बोबडे, वो क्या है, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, अभी एक और महत्वपूर्ण चीज हुई है सुप्रीम कोर्ट में। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या 30+1 थी, यानी 31 जज हो सकते थे ज्यादा से ज्यादा। 30+1 का मतलब क्या हो, 30 अन्य जज, एक मुख्य न्यायाधीश। अभी क्या हुआ, इसको सरकार ने चेंज कर दिया है, यानी काम कट हो सर जी, अबाउट व्हाट, मैं समझा नहीं इसको, सॉरी सर, लेट हो गया, विकास को ना, कोई बात नहीं है, आप कल से जल्दी जुड़िए, अभी आगे अभी शेयर कर, आप अभी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एक बार शेयर कर दो, वो आपका जो पीछे लेट हुआ है वो मेरे को निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के एस बोबड़े अब 33 प्लस 1 होंगे, टोटल कितने होंगे 34 होंगे। अब उनको क्या हुआ, उनके पास एक पीआईएल गया था। पीआईएल का मतलब होता है, अभी आपने देखा माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के बहुत बड़ी समस्या चल रही है। माइग्रेंट वर्कर्स किसे कहते हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं जो शहरों में फंस गए थे कोविड-19 की वजह से। उनको आपने सड़कों पर पैदल आते देखा, ट्रक्स में भर भर के आ रहे थे, पुलिस की उनके ऊपर ब्रुटैलिटी देखी और उनको रोते हुए आपने देखा, वीडियोस भी देखे होंगे जो हमें रोना दिला देते हैं। ये हमारे देश का एक बहुत आप कह सकते हैं कड़वा पहलू है, यानी ये हमारे धब्बा समझ सकते हो आप इसको। हमारे देश में दुनिया में हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी अर्थव्यवस्था हिसाब से देखें तो हम जापान के बाद में हम आते हैं। तो ये हमारी 5वीं बड़ी होते हुए भी हमारे जब ऐसा क्राइसिस आता है तो सड़कों पे हमारे को गरीब लोग दिखते हैं। बड़े बड़े हमारा दुनिया में बड़े बड़े हमने विकास कर लिए, दूसरे नंबर पे जीडीपी में अगर रेट के हिसाब से देखें चाइना के बाद हम तेज गति से बढ़ रहे हैं। फिर भी इस तरह के जब क्राइसिस सामने आते हैं तो दुख होता है, हमको भी होता है। इसमें समस्या किसकी है, समस्या जो है नशे वाला काठों कम है। हमें समझ में आ गया, ठीक है, नशे वालों काठों कम सही है, बुलाना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी आपको बोल देते हैं तो मिलती भी नहीं है, और 80 रुपये बंडल के देना काफ़ी आई थिंक टफ होता है। चलिए कोई उसको बाद में बात करेंगे। चलिए अब जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्या है, जो ये क्राइसिस हो रहे हैं, इस तरह के माइग्रेंट हो रहे हैं, तो हमें थोड़ी पॉलिसीज चेंज में जरूरत थी। गवर्नमेंट में पॉलिसीज में चेंज है और हमें बदलना होगा। जो हम वोटर्स लोग हैं उन्हें कैसे, जब वोट आते हैं नॉर्मली हमें रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, इस आधार पे हमको क्या किया जाता है, भड़का दिया जाता है, या हमें हमारे सेंटिमेंटल कर दिया, इमोशनल कर दिया जाता है। ये मैं किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अब पॉलिटिक्स फिर भी मैं कर रहा हूँ, ये है सत्य है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, हमें हमारे देश की समस्याएं क्या है, गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड पीपल, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो हमारी बेरोजगारी है, गरीबी है, इस चीज़ पे अभी काम नहीं हुआ सरकार। इस कारण ये माइग्रेंट वर्कर्स इतने दिख रहे हैं आपको, यानी बहुत से लोग बेचारे वहाँ फंस जाते हैं, रात को खाना भी नहीं मुश्किल से, अब वहाँ रहे तो भी मारे जाते हैं, घर जाएं तो भी उनके पास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी मतलब दिन भर कमाया, रात को खाया, सो गए, दूसरे दिन कमाया, रात को फुटपाथ पे या कहीं और जगहों पे, तो फैक्ट्रीज वगैरह में रहते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा, हम तो बहुत आत्मनिर्भर है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए, हम बहुत अच्छे क्षेत्र में रहते हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, आराम से रहते हैं। चलिए फिर भी उन लोगों की समस्या को लेकर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गई। पीआईएल का अर्थ क्या होता है, जनहित याचिका कहते हैं, एक अर्जी गई। आप पीआईएल का मतलब समझते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं अंग्रेजी में। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक मतलब जनता, इंटरेस्ट मतलब उनकी रुचि हो या उनसे संबंधित मुद्दा हो, लिटिगेशन मतलब अर्जी या एप्लीकेशन जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पीएन भगवती करके एक जज हुआ करते थे हमारे, पीएन भगवती, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उससे पहले ये पीआईएल नहीं होता था, यानी हमको जब जाना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट में, हम किसी और थ्रू जाते थे, अनुच्छेद 32 के थ्रू जाते थे। अब इस पीआईएल होता है क्या, जनहित याचिका में, जैसे मेरा कोई अधिकार है, जैसे मैं माइग्रेंट वर्कर हूं, ठीक है, मैं मुंबई में फंस गया हूं और मुझे घर जाना है और सरकार मेरी हेल्प नहीं कर रही, उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है, तो अब मुझे हेल्प करने, अब मेरे अधिकार का हनन हुआ, सरकार ने मेरा जीवन का अधिकार, और मेरी मां भूख से मृत्यु हो जाती है। मान लो मैं भूखा था और खाना नहीं मिला, वहां से नहीं, मृत्यु हो जाती है। ये अनुच्छेद 21 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है 21, उसके तहत हमारे जीवन के अधिकार का हनन हुआ, और इसको सुप्रीम कोर्ट कहता है ये मृत्यु नहीं थी, ये मर्डर था, क्योंकि राज्य ने इसकी तरफ क्या नहीं दिया ध्यान। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राज्य की क्या कर्तव्य है, यानी हमारे देश के जो सरकार है उनका क्या कर्तव्य है, पार्लियामेंट का क्या कर्तव्य है, लोगों के जीवन की सुरक्षा करना। एक माइग्रेंट वर्कर्स इस तरह से अगर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये मर्डर है, ना कि क्या है, मृत्यु है। इस वजह से अनुच्छेद 21 के तहत हमें यह अधिकार मिलता है। तो हम अनुच्छेद 32 है, उस 32 के तहत मैं कहाँ जाऊंगा, यानी मेरा भाई था या जो भी था जो गया, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा अनुच्छेद 32 के तहत। अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हमारे जुडिशरी जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और जुडिशरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो हमें न्याय मिलता है दायर से मिलता है, और अगर ऐसा भी कहते हैं इफ जस्टिस इज डिनाइड, सॉरी इफ जस्टिस इज डिलेड इज डिनाइड, अगर न्याय देरी से मिलता है तो इसका मतलब अन्याय के समान है। इस वजह से क्या होता है, पीएन भगवती जो हमारे जज थे, उन्होंने एक शुरुआत की कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता या किसी कोर्ट नहीं पहुंच पाता है, उसके अधिकार का हनन हो गया, सरकार ने या किसी व्यक्ति ने उसके स्वतंत्रता का हनन किया, समानता के अधिकार का हनन किया, या किसी भी अनुच्छेद 21 के अधिकार का हनन किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा है, तब कोई वकील, सरकारी वकील या कोई भी वकील क्या कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है वो क्या कर सकता है, उस व्यक्ति का मामला लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ये पीएन भगवती के लाने से पहले ये चीज नहीं थी। अब जब ये लेके आए तब क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था क्या कर सकती है, उसको लगता है कि ये सरकार का कोई भी मूव है या सरकार का कोई भी काम नहीं कर रही है, तो आप पीआईएल लेके यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। तो अब बहुत सारे लोग पहुंच गए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाए, ठीक है। चलिए अब
ये मुझे पता है। कई बार क्या होता है, ये चीज़ मैं खुद समझता हूँ कि आप देख रहे होते हो, ऑकवर्ड लगता है, बीच में बोलते हैं एक बार शेयर कर दीजिए, मुझे पता है एक बार लगता है, लेकिन फिर भी और लोग जुड़े तो मैं भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं यहाँ पे बैठ के आसानी से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये बहुत फायदा पहुँचाएगी। पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो आपको ये बहुत जीवन में आपको क्या पहुंचा फायदा, आप अखबार पढ़ोगे आसानी समझ पाओगे, आप न्यूज़ सुनोगे उसको आसानी समझ पाओगे। नहीं तो क्या होगा, ये चीज़ें आप समझने में काफ़ी नहीं होगी। जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके बहुत लाइफ में काम आने वाली है, तो आप शेयर जरूर कीजिए। चलिए, तो पीआईएल आने के बाद कोई भी व्यक्ति क्या पहुंच सकता है। अभी माइग्रेंट वर्कर्स का मामला आया, तो अब जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो गरीब है बेचारे, घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं, पुलिस बॉर्डर सुप्रीम कोर्ट तो कहां जाने देगी उन्हें, और सुप्रीम कोर्ट अभी बंद है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे हो रही है, जैसे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जज हूं और आप क्या हो, वकील हो, तो ऐसे बैठ करके फैसला सुनाया जा रहा है वर्चुअली, ठीक है। तो अब गरीब व्यक्ति के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, इंटरनेट है भी तो प्रोसीजर पता नहीं है, प्रोसीजर पता नहीं है तो उसको कानून की धाराएं पता नहीं है, और उसको वकील करेगा तो वकील कोविड-19 में लॉकडाउन में वो भी बेरोजगार है तो पैसा मांगेगा। तो इस हिसाब से गरीब व्यक्ति तो सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली पहुंचने से रहा। इसके लिए क्या हुआ कि वकील थे, कुछ वकीलों का समूह था, उसने एक पीआईएल डाल दी, जनहित याचिका डाली, और उन्होंने कहा ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है इनको लेकर आप कुछ कीजिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं, आप कुछ कहिए, क्योंकि जब कभी भी देश में अगर किसी को अन्याय हो रहा है किसी के साथ, तो हमारे पास न्याय पाने के लिए न्यायपालिका बना रखी है, और वो न्यायपालिका स्वतंत्र है। हम सरकार के पास जाएंगे तो सरकार हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, उसको हैंडल करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। पार्लियामेंट में नियम आएंगे, फिर पार्लियामेंट से पास होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत अलग होता है। लोकसभा में बिल जाएगा, मान लो माइग्रेंट को लेकर के कुछ काम करना है, तो पहले लोकसभा से स्वीकृति लो, फिर राज्यसभा स्वीकृति लो, फिर प्रेसिडेंट यानी हमारा राष्ट्रपति फिर जाके लागू होता है। तब तक तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तब हमारे पास न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका इमीडिएट ऑर्डर देती है कि भाई देखो, सरकार को कहती है भाई माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा है, आप कुछ कीजिए इसके अंदर। अभी क्यों आया ये मुद्दा, मैं क्यों लेके आऊं, एक अखबार में आर्टिकल छपा, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि एससी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इस बार माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए ढंग से काम नहीं कर पाया। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम सवाल नहीं उठा सकते, ये सच बात है, लेकिन उनको जो उनकी कमियां उनको हम उजागर कर सकते हैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते। तो वो क्या है, उनको जब सुप्रीम कोर्ट में यह पीआईएल गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार काम कर रही है, और ये ऐसा क्राइसिस है जो हम हैंडल नहीं कर सकते, सरकार हैंडल करने में टाइम लगेगा। ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पॉन्स आता है, ये क्या नहीं है, अच्छे रिस्पॉन्स में नहीं आता। जैसे हाईकोर्ट है, जैसे तेलंगाना हाईकोर्ट है और आंध्र प्रदेश, दो हाईकोर्ट है, उनका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वहां पे ऐसा एक पीआईएल गया तो उन्होंने इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया, और उन्होंने वहां की राज्य सरकारों को ऑर्डर किया, जैसे केरल का हाईकोर्ट भी था। तो या फिर अभी एक आपने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में गैस लीक हुई थी, उसमें हाईकोर्ट ने उसी दूसरे दिन सरकार को फटकारा, और सरकार को बोला कौन लोग जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार करो, और किस वजह से ये इस तरह से गैस लीक हुई है। ऐसा लीक होना गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत मृत्यु हो रही वहां पे लोगों की, 7, 8, 11 लोग मरे थे। तो वो उस पर हाईकोर्ट क्या था, कंसर्न था। तो अभी क्या होता है, समस्या कहां पे आई, हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट क्या करेगा, पीआईएल को एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर देगा, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या देता है, ऑर्डर देता है। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है ये हाईकोर्ट के, अगर आप हाईकोर्ट में पीआईएल लगे, आप उससे खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बदल सकता है। इस वजह से अब यहां पे क्या हो, हाईकोर्ट ने कोई इश्यू ऑर्डर किया, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको किया नहीं, चेंज नहीं किया, ठीक है, अगर कर देता है तो उससे क्या हो सकता है, इसको हो सकता है। इस वजह से इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को माइग्रेंट वर्कर्स के फैसले पक्ष में क्या सुनाना चाहिए था, फैसला सुनाना चाहिए था, या उनके लिए क्या, उनके कंसर्न को सरकार के सामने क्या करना चाहिए था, पेश करना चाहिए था। ये बातें वहां पर क्या हुई है, आई है। चलिए, ये बातें अपन ने की किसके बारे में, आज हमारे जो मेन मुद्दे थे हमने बात की। ये पिछले सप्ताह की चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, याद रखनी है। कल संडे है, आपको पता है, हमारा सवाल इन 7 दिनों में जो मैंने चीजें बताई है उनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको जुड़े रहना है, ध्यान रखना, अभी हो आप अभी जुड़े हो, वैसे अगर कल जुड़े रहते हो तो आपको सवाल आसानी से जवाब दो। जो सवाल जवाब देगा उसके भी मैंने एक चीज़ रखी है, इनिशिएटिव मेरा सफल नहीं हो रहा है, कुछ लोग इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अभी फिर बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि ये मेरा अच्छा प्रयास है तो आप जरूर जुड़िएगा। जो सबसे बेहतर आंसर देगा उससे मैं ऑन कैमरा मिलूंगा, ठीक है, और आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, और आपके एजुकेशन से संबंधित अगर मैं कोई कंसल्ट कर पाता हूं तो वो करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको लगता है, थैंक्स सर, आज की क्लास बहुत यूनिक थी, थैंक यू बोसन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी। बहुत बड़ी बात होती है आपको एक 45 मिनट सुनना। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, मैं जानता हूँ इस लाइव के दौरान अगर आप 45 मिनट मुझसे जुड़े रहते हो, डाटा बहुत कंज्यूम होता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपको बहुत सारे एंटरटेनिंग और कहीं से वीडियोस भी देखने पड़ते हैं, तो आपको लगता है डाटा कौन कंज्यूम करे, लेकिन आप
भरोसा कीजिए, अगर आप यहाँ पे 45 मिनट तक आप डाटा कंज्यूम करते हैं जो भी, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके आने वाले एग्जाम में। ये चीज़ मैं आपको श्योर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप नहीं, तो थोड़ा बहुत तो अब क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं भी मेरा डाटा शेयर करता हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए आप, और लोगों को जब मैं आता हूँ तब आप शेयर कर दीजिए एक बार, ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है आपसे। तो कल संडे है, टेस्ट है, ठीक है, आप सबको जुड़ना है वहाँ पे और टेस्ट अच्छे से देना है। लकी जो व्यक्ति होगा, he will talk to me on camera and we will interact very well, alright। और चलिए, एक और मेरा उद्देश्य भी ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति आप में से अंग्रेजी में बात कर सकता है तो वी कैन टॉक ऑन व्हेन वी कम ऑन द कैमरा। चलिए अब अपन रैप अप करते हैं, अब चलते हैं। आपने बहुत आज अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छे तरीके से जुड़े, आपने मुझसे बैठ करके सुना, और जो मैंने चीज़ें आपको बताई, खासकर डिफेंस सेक्टर के बारे में, कोविड-19 के बारे में, या फिर 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, हमारा जो संस्थान है वो लाइव क्लासेस लेके आता है आपके लिए, और अंग्रेजी की क्लास आती है सुबह 6 बजे, मैं आता हूँ पढ़ाने, ठीक है, ऑन बोर्ड। अभी तो मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी देखिए मेरा थोड़ा काम चल रहा है, मेरे पास आप जानते हो कि इतने हमारे, मैं भी बेरोजगार हूँ, आप भी जानते हो अच्छे से, तो मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है। अभी मैं एक, अगर संभव हुआ तो आपके लिए लेके आऊँगा। अभी जो मैं क्लास लेके आता हूँ लाइव यहाँ पे, इसको मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, कोशिश चल रही है, उसमें मैं आपको जो चीज़ मैं सब बोलूंगा वो मैं लिख के भी दिखाऊंगा, तो आपको मैं भी दिखूंगा स्क्रीन पे और वो लिखा हुई चीज़ भी दिखेगी। तो उससे क्या होगा, आप आसानी से स्पेलिंग्स, जो भी शब्द मैंने बोला है उसकी स्पेलिंग देख पाओगे, या जो भी मैं बात कहूँगा उसको आप समझ पाओगे, ठीक है। कुछ दिन लगेंगे, टाइम लगेंगे। आज देखिए मैंने और भी सुधार किए हैं, आज वॉइस आपको क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा क्या हो रहा है, टाइम तो लगेगा, आप जानते हैं लॉकडाउन है तो चीज़ें मिल नहीं रही है, और मिलेगी तो महंगी पड़ती है, तो फिर अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। उस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, समझना होगा। बाकी आप यहाँ पे क्या करिए, जुड़े रहिए, आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इन चीज़ों को एक बार सुन भी लोगे तो आप एग्जाम में सवाल निकाल लोगे, मैं ये वादे के साथ कहता हूं। अगर आपने लिखा भी नहीं, अगर इन चीज़ों को सुन भी लिया तो यू कैन आंसर वेरी वेल इन योर एग्जाम, इन अपकमिंग एग्जाम। और यह बहुत काम आने वाली चीज़ें, आज ये चीज़ 2020 में, अगर आप 2025 में एग्जाम दोगे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ 12वीं के, वो 2025 में एग्जाम देंगे, ये हिस्ट्री बन जाएगा आपके लिए, और याद रहेगा आपको कि हाँ मैंने फेसबुक लाइव पे वो चीज़ देखी थी, यू कैन रिमेंबर दैट। देखिए चीज़ें जो आप विजुअली देखते हो वो बहुत ज़्यादा याद रहती है। देखो सुना हुआ कुछ टाइम भूल जाओगे, लिखा हुआ भी कुछ समय बाद भूल जाओ, लेकिन जो चीज़ आपने विजुअली देखा है, इंटरेक्शन के माध्यम से हम देखा है, फट से आपके दिमाग में, हाँ दैट डे आई सॉ दिस थिंग एंड आई हैव सीन दिस थिंग ऑन फेसबुक लाइव एवरीवेयर, जहाँ पे भी आपने देखा उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चलिए तो अब चलते हैं, अब कल मिलना, संडे को क्या है हमारा टेस्ट रहेगा, उसमें आप जरूर मिलिए। और अगर आपको यहाँ पे अभी क्या हुआ, मेरा एक समस्या भी बता था, 5000 फ्रेंड्स पूरे हो चुके हैं एफबी पे, तो आप वहाँ पे क्या फॉलो कीजिए, ना कि ऐड फ्रेंड को नहीं, कुछ आप फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा मेरे कल 8 बजे, कल कितने, रोजाना 8 बजे आता हूँ। अनिल गोदारा जी, आप शायद मेरा लाइव या मुझसे जुड़े हुए फ्रेंड होंगे आप शायद, आप देखिए जो मेरे रोजाना का पोस्ट आता है, कल रोजाना रात 8 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, अच्छी अच्छी बातें लेके आता हूँ। सुबह 6 बजे आता हूँ, इंग्लिश की क्लास आती है मेरी, ऑन बोर्ड आती है, वो ऑन बोर्ड आती है, उससे जुड़िए आप, शेयर कीजिए, और उस पर अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सके, मैं आपको क्या दूंगा, रिस्पॉन्ड दूंगा, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, जुड़ना है और शेयर करना है। धन्यवाद, अब चलते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने जुड़ा। शुभ रात्रि।